सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पक्षाघात के बारे में। जो पक्षाघात होता है वो वात व्याधि के अंतर्गत आता है और ये हमारे काय चिकित्सा, जैसे कि रोग निदान में भी पढ़ना था, तो रोग निदान में चिकित्सा नहीं होता है, अदरवाइज़ बाकी निदान पंचक सारे होते हैं। जैसे रोगों का परिभाषा परिचय जो होता है वो, निदान उसका, संप्राप्तिक घटक, फिर लक्षण, भेद, पूर्व रूप, ये सब कुछ होता है निदान में पढ़ना होता है। लेकिन चिकित्सा काय चिकित्सा की बात करें तो उसमें सिर्फ चिकित्सा का पोर्शन ऐड होता है। तो जो निदान पर में पढ़ना चाहते हैं वो निदान में भी पढ़ सकते हैं इसको, जो काय चिकित्सा में पढ़ना चाहते हैं वो काय चिकित्सा में पढ़ सकते हैं। तो देखेंगे हम आज पक्षाघात के बारे में। तो परिभाषा क्या होता है पक्षाघात का? जब प्रकोपित वायु शरीर के आधे भाग में, क्या है, या प्रकोपित वायु है क्योंकि वात व्याधि है, शरीर के आधे भाग में अधिष्ठित होकर शिराओं तथा स्नायु को सुखाकर, ये क्या करेगा, वायु प्रकोप हो गया, वो क्या करेगा, हमारे आधे भाग के, शरीर के आधे भाग के शिरा और स्नायु को सुखा देगा। सुखाने का संधि बंधनों को शिथिल करेगा और शिथिल करके फिर मनुष्य के क्या करेगा, मनुष्य के अर्ध शरीर की क्रियाओं एवं चेतना को नष्ट कर देता है। उससे हम उस अवस्था को पक्षवत कहते हैं या फिर पक्षाघात कहते हैं। तो पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे डेफिनेशन में याद करने के लिए 3-4 चीज़ें इम्पोर्टेंट है कि वात का प्रकोप होगा, प्रकोप हो के वो आधे भाग के, कहाँ पे, आधे भाग में जो शिरा और स्नायु है उसको सुखाएगा, संधि बंधनों को शिथिल करेगा और फिर मनुष्य के आधे भाग की क्रियाओं और चेतनाओं को क्या करेगा, नष्ट कर देगा। तो इसी को हम लोग पक्षाघात कहते हैं, पक्षवत कहते हैं। और पक्षाघात जो होता है ना, वो एक कृत्साध्य व्याधि होता है। आयुर्वेद में पक्ष का अर्थ होता है शरीर के आधे भाग से ग्रहण किया जाता है। मतलब आयुर्वेद में जो पक्ष का मतलब होता है ना, वो शरीर के आधा भाग। तो पक्षाघात का मतलब ये शरीर के आधे भाग में होने वाली व्याधि। तो पक्षाघात क्या होता है, एक कृत्साध्य व्याधि होता है। ठीक है, अब हम निदान की बात करेंगे तो निदान में हर वात व्याधि है, वात व्याधि के समान निदान की बात देख लेंगे। जैसे आहार विहार हो गया, कटुतिक भोजन, अति व्यायाम, अति रुक्ष अन्नपान, दिवा शयन, रात्रि जागरण, ये सारी चीज़ें हम वात व्याधि की देख लेंगे। उसके बाद संप्राप्ति की बात करेंगे तो संप्राप्ति इम्पोर्टेंट होता है हर व्याधि का। तो विभिन्न प्रकार के निदान सेवन, अभी हम देखें वात व्याधि के निदान सेवन करेंगे, उससे वात प्रकोपित होगा, वात प्रकोपित होकर सर्व शरीरगत शिरा और स्नायु, पूरे शरीर में जो शिरा और स्नायु है वहाँ जाकर स्थान संचय करेगा। स्थान संचय के उपरांत शरीर के विशिष्ट अंग प्रत्यंग भागों में दोष समूचना करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर के अकारांत भाग के शिरा, इसके मतलब पूरे शरीर के शिरा स्नायु में स्थान संचय करेगा। लेकिन विशिष्ट अंग प्रत्यंग में जो है ना, वहाँ पे दोष से सूचना करके और उसके परिणाम स्वरूप शरीर के अकारांत भाग की शिरा और स्नायु का शोषण होता है और धीरे धीरे शरीर का आधा भाग कार्य करने में अक्षम हो जाता है, यानी कि असमर्थ हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, पक्षाघात कहते हैं इस स्थिति को। पक्षाघात जो होता है ना, ये रस, रक्त, मांस, मेद धातु की दुष्टि व स्नायु की विकृति से होता है। तो याद कैसे करेंगे, तो रस, रक्त, पक्षाघात में कितने वर्ड्स होते हैं, प, छा, घात, अत। पक्षाघात में कितने हुए, तो 4, 1, 2, 3, 4। तो स्टार्टिंग के जो धातु होता है सप्त धातु, तो रस, रक्त, मांस, मेद, ठीक है, और साथ में एक स्नायु ऐड कर देंगे। तो इससे हमें याद हो जाएगा कि पक्षाघात में कौन कौन से धातु की दुष्टि होती है, तो रस, रक्त, मांस, मेद। उसके बाद हम देखेंगे पक्षाघात का जो होता है, पक्षाघात का इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कि पक्षाघात में शिरा संकोच होने के कारण, इसमें शिरा संकोच होने के कारण पोषण अभाव के से मांस धातु का क्षय होने लगता है। मतलब शिरा जो होता है ना, वो संकुचित हो गया, इसकी वजह से पोषण अभाव होगा और मांस धातु का क्षय होने लगेगा एवं प्रभावित भाग कृष्ण होकर दुर्बल हो जाता है। और जो प्रभावित भाग है कृष्ण भी हो जाएगा और दुर्बल भी हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे दोष, यहाँ पे वात दोष है, दोष रस, रक्त, मांस, मेद है और स्नायु, जो एक धातु जो है वो स्नायु और शिरा है। और संप्राप्ति चक्र की बात करेंगे, संप्राप्ति चक्र में क्या देखे हैं हम, वात व्याधि है तो वात निदान सेवन करेंगे,
उसे वात प्रकोप होगा। ठीक है, अब वात प्रकोप हो रहा है, वात प्रकोप होने के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पे पित्त या कफ का अनुबंध से आवृत वात, वात ही है, वात क्या है, पित्त और कफ के अनुबंध से आवृत है, या फिर प्राणव स्रोतस के अधिष्ठान से। तो यहाँ भी क्या हो रहा है कि वात की तुष्टि हो रही है, मतलब प्राणव स्रोतस के अधिष्ठान से वात नाड़ी शोष हो जाएगा। तो प्राणव स्रोतस अधिष्ठान कर गया, इससे वात नाड़ी शोष हो जाएगा, इससे पक्षाघात होगा। या फिर पित्त और कफ अनुबंध से आवृत वात जो होगा वो सीधा शोष कराएगा, स्नायु शोष कराएगा, रसरक्तवाहिनी तुष्टि होगी, संवेद तुष्टि हो जाएगी। ये हमारा संप्राप्ति चक्र है पक्षाघात का। और उसके बाद हम देखेंगे लक्षण। लक्षण में क्या है कि शरीर के प्रभावित भाग की चेष्टाएँ नष्ट होने लगती है। जो प्रभावित भाग है ना शरीर का, वहाँ की चेष्टा नष्ट होने लगेगी, बोलने में कठिनाई आएगी, क्योंकि पैरालिसिस होगा तो बोलने में तो कठिनाई आएगी। और हनुग्र यानी कि लॉक जौ हो जाएगा, और हस्तपाद संकुचित होने लगेगा। देखिए हम पक्षाघात के पेशेंट होते हैं, उनका हस्तपाद संकुचित होता है, शरीर के आधे भाग में वेदना भी उत्पन्न होगी, हस्तपाद शोष हो जाएगा, सिर स्नायु का शोष हो जाएगा। ये हमारा लक्षण होता है। और पक्षाघात की विभिन्न अवस्थाएँ होती है। तो पक्षाघात की विभिन्न अवस्थाएँ में एकांगवात होता है, सर्वांगवात होता है और अर्धांगवात। एकांगवात, सर्वांगवात, अर्धांगवात और पक्षवात। पक्षवात को हेमिप्लेजिया कहते हैं। एकांगवात और सर्वांगवात क्या होता है, तो प्रकोपित वायु के द्वारा शरीर के किसी एक भाग में रहने वाले सिर स्नायु का शुष्क होकर एक पैर अथवा एक हाथ पे संकुचित होकर रखना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि शरीर के मतलब जो प्रकोपित वायु है वो शरीर के किसी एक भाग में रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे एकांग है तो एक भाग में, और नीचे क्या सर्वांग है। तो प्रकोपित वायु शरीर की संपूर्ण सिराओं तथा स्नायुओं को शुष्क कर देती है तथा सर्व शरीर में व्याप्त हो जाती है, तब उसे सर्वाघात कहते हैं। और यहाँ पे क्या है अर्धांगवात। अर्धांगवात के बारे में हम देखेंगे ना कि इसमें प्रकोपित वायु के द्वारा ना शरीरार्थ मतलब शरीर के आधा भाग, कमर के नीचे का भाग निष्क्रिय हो जाता है। जैसे शरीर के आधा भाग होता है कमर से नीचे, वो निष्क्रिय होता है। पक्षवात में क्या है कि शरीर के दक्षिण व वाम में लंबाई में प्रत्येक अंग का निष्क्रिय होना पक्षवात कहलाता है। ये हमारा हो गया इसका स्टेजेस। अब साध्यता देखेंगे तो शुद्ध वात से उत्पन्न पक्षाघात कृत साध्य होता है। अब पक्षाघात में यदि कफ, तो देखो ये चीज़ें हर जगह, वात व्याधि में जितनी व्याधि है ना, तो यहाँ पे याद करो, समझ जाओ कि एक ट्रिक है कि वात व्याधि जितने सारे हैं, वात व्याधि में क्या है, असाध्यता की बात करेंगे तो सिर्फ वात है तो वो क्या है, कृत साध्य है या फिर आधा साध्य है। लेकिन जहाँ वात के साथ कफ भी है, पित्त भी है, तो ये सीधे साध्य होता है। और वेदना रहित पक्षाघात असाध्य होता है। जिस पक्षाघात में वेदना रहित होता है वो असाध्य होता है। गर्भिणी, प्रसूता, बालक, वृद्ध के उत्पन्न पक्षाघात शीघ्र चिकित्सा न करने पर असाध्य हो जाता है। अब पक्षाघात की चिकित्सा देखेंगे तो पक्षाघात की चिकित्सा सामान्यतः आघात व्याधि के समान ही है। स्पाइनल मसाज उत्तम होता है। पक्षाघात में स्पाइनल मसाज उत्तम होता है। अब हम देखेंगे इसका ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद कर सकते हैं। मैंने तो ये पूरा श्लोक याद किया है, बहुत बार एग्जाम में मैंने लिखा है, जितने बार क्वेश्चन आए थे मैंने श्लोक ही लिखा है। तो इस श्लोक में है कि पक्षाघात उपद्रुतम अम्लान गात्रम स रुजा आत्मवंतम उपक्रमवंतम च उपक्रमेत तत्र प्रागेयो स्नेह स्वेद विदुना संशोधनेन संशुद्ध अनुवास्य स्थाप्य च यथा कालम आक्षेपक विधानेन उपचारेत वैशेषिकश्च अत्र मस्तिष्क शिरोवस्ति अणुतैलम अव्यंगार्थे सालवणम उपहानार्थे बलातैलम अनुवासनार्थे एवं स्त्रिश्चतुरो वा मासान क्रियापथ उपसेवेत। तो इसका हिंदी अब देखेंगे तो पक्षाघात से पीड़ित जिस रोगी का शरीर सूखा ना हो, तो ऊपर में लिखा ही है कि पक्षाघात उपद्रुतम अम्लान गात्रम सरुजा, तो शरीर सूखा ना हो, वेदना होती हो, तो सरुजा मतलब वेदना होती हो, और
शांतम उग्रवंतम। तो इसमें क्या है कि जो जितेंद्रिय और साधन संपन्न हो इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। तो पहले क्या यहाँ पे दिया है चिकित्सा श्लोक में कि प्रागेय स्नेह तत्र प्रागेय, तो सबसे पहले स्नेह स्वेदन मृदुना शोधनेन, उसको स्नेहन करेंगे, स्वेदन करेंगे और मृदु शोधन करेंगे। ठीक है, मृदु शोधन कर रहे हैं तो उसके बाद से क्या है कि यथा कालम आक्षेपक विधानेन उपचरेत। इसका मतलब है कि जिस प्रकार हम आक्षेपक की चिकित्सा करते हैं उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। प्रथम स्नेहन स्वेदन से युक्त रोगी को मृदु संशोधन के द्वारा शुद्ध कर अनुवासन या फिर आस्थापन वस्ती का प्रयोग करना चाहिए। और ऐसा करने से क्या होता है कि बिना आक्षेपक की चिकित्सा विधि द्वारा उपचार करना चाहिए। इसमें विशेषता यह है कि मस्तिष्क की सिरोबस्ती, अभी हम देखेंगे, अत्र मस्तिष्क की सिरोबस्ती अणुतैलम अनुवासनार्थ है, अव्यंगार्थ है। तो यहाँ पे क्या है दिया हुआ है कि जो मस्तिष्क का है सिरोबस्ती करना है और अणु तेल से अव्यंग करना है, और अणु तेल से अव्यंग करना है, सालवर से उपनाह करना है और अनुवासन वस्ती बला तेल से करना है। ऐसा करने पर आलस्य रहित होकर 3 या 4 माह तक करने पर क्रिया मार्ग में सेवन करना चाहिए। यही करना है। उसके बाद इसका हम लोग मॉडल के साथ जो कोरिलेशन दिया हुआ है वो सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट से दिया हुआ है। सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट होता क्या है तो इट इज़ आल्सो नोन एज ब्रेन स्ट्रोक। इसमें ये ब्रेन स्ट्रोक होता है। तो COA जो होता है ना, और स्ट्रोक इज़ द इन्फेक्शन, क्या है, इन्फेक्शन ऑफ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द ब्रेन ड्यू टू इनसफिशियंट ब्लड सप्लाई। इसमें इनसफिशियंट ब्लड सप्लाई होगा तो स्पेसिफिक पोर्शन ब्रेन का हो जाता है ना, होता है, वो इन्फेक्शन होगा, मतलब वहाँ पे हमारा ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह सब लो हो जाएगी। इट इज़ थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ आफ्टर मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड कैंसर। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन और कैंसर जो टॉप है, और इसके बाद है ये COA। तो ये 2 टाइप के होता है, इस्चेमिक COA और हेमोरेजिक COA। इस्चेमिक जो होता है इट इज़ कॉज्ड बाय इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, यानी कि ब्रेन तक ब्लड सप्लाई अगर नहीं पहुंच रहा है ना तो उसको इस्चेमिक कहते हैं, इस्चेमिक COA कहते हैं। लेकिन अगर सेंट्रल हेमोरेज हो रहा है, मतलब सेंट्रल हेमोरेज मीन्स ब्लीडिंग इन द ब्रेन, इट occurs due to rupture of cerebral artery constant like hypertension और इंजरी। अब इसमें क्या होगा कि लीड्स टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई। इसमें ब्लड सप्लाई डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा क्योंकि ब्लीडिंग इन द ब्रेन हो रहा है ना। और कि सप्लाई टू स्पेसिफिक्स आर ऑफ ब्रेन। 87% ऑफ स्ट्रोक्स आर इस्चेमिक। Risk factor: hypertension, obesity, smoking, stress. Silent symptoms depends on which part affected. जैसे frontal lobe का है तो ब्रोकस एरिया ऑफ स्पीच इफेक्ट सो डिफिकल्ट इन स्पेसिफिसिटी। occupational lobe visual of impairment. Early signs are facial muscles weakness, arm weakness and डिफ़िकल्टी इन स्पीच। और अदर साइन क्या होता है, इरेगुलर रेस्पिरेशन है, नमनेस, हेडेक, एनोरेक्सिया, डिसर्थिया, डिफिकल्टी इन स्पीक, एफोसिया, इनएबिलिटी इन स्पीक, हेमीप्लेसिया, हाफ साइड पैरालिसिस। इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, एंजियोग्राफी, CT स्कैन, MRI। और उसके बाद से फिर देखेंगे कि मैनेजमेंट क्या करते हैं। तो मैनेजमेंट में हम
हैं थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट का यूज़ करते हैं, एंटी कोगुलेंट ड्रग यूज़ करते हैं, एंटी प्लेटलेट्स और डायूरेटिक्स। उसके बाद सर्जरी की बात करेंगे तो सर्जरी डन इन ह्यूमन हार्मोनल कंडीशन इन विच रप्चर्स आर्टरी इज रिपेयर एंड रिमूव ब्लड क्लॉसेस कैरोटिड आर्टरी सर्जन टू रीस्टोर ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। तो अभी आज के लिए ये टॉपिक ख़त्म होता है हमारा संधि का पाठ। तो अगर आप लोग पहले से नहीं पढ़े हैं तो वात व्याधि के नाम से यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं, और अगर आपको पढ़ लिए हैं तो फिर यूट्यूब चैनल पे आपको ब्लॉग के रूप में दिख जाएगा लोगों के। तो तब तक अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।